कॉलेज कैंपस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम शिक्षा के इतिहास का जो टॉपिक है हम उससे पढ़ रहे थे, तो हम पार्ट 2 तक उसका कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बच्चों के कुछ डाउट आए थे। वो डाउट थे हमारा NP 1992 को लेकर, और उसमें था लर्निंग आफ्टर लर्निंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उस रिलेटेड जो है डाउट आ रहे थे कुछ बच्चों को। तो मैं आज उसे ठीक ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। अब देखिए NP 1992 जिसे हम क्या कहते हैं, रिवाइज्ड NP 1992 भी कहते हैं। इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया, उसका नाम है POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है। अब देखिए इस कमेटी का हेड कौन किया था, प्रोफेसर यशपाल जी ने किया था। ठीक है, NP 1992 का। इसमें इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट की बात की। एक क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, और दूसरा था लर्निंग आफ्टर लर्निंग। लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन हो सकता है लर्निंग आफ्टर लर्निंग के बारे में नहीं समझे होंगे। तो चलिए आज इसकी के बारे में हम अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं। अब देखिए लर्निंग आफ्टर लर्निंग का मतलब क्या है। इसका हिंदी रूपांतरण है कि सीखने के बाद सीखना। अब इस सीखने के बाद सीखना क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ हो रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई भी टीचर बच्चों को क्या करते हैं, कोई ज्ञान देते हैं। ठीक है। अब उस ज्ञान को वो बच्चा किस प्रकार से यूटिलाइज करता है, उसी को हम कहेंगे कि लर्निंग आफ्टर लर्निंग। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को जोड़ घटाव संबंधित प्रॉब्लम को उसको सिखा रहा है, ठीक है, यानी कि जोड़ घटाना ये सब सिखा रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, वो खुद से वो सब कॉन्सेप्ट को लेगा। अगर वो बाजार जाता है, कहीं बाजार जाएगा और वो कुछ भी चीज़ खरीदेगा, तो क्या करेगा, जो टीचर जो उसे सिखाया था, अब वो क्या करेगा, वही सिखाने वाला जो चीज़ है वो अपने ऊपर क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। यानी कि इसी में जो हो रहा है कि जो टीचर से जो भी चीज़ उसे सिखा दिया, वो अपने आप क्या करेगा, उस चीज़ को अच्छी तरह से समझेगा और उसका यूटिलाइज करना सीख जाएगा। इसे ही कहते हैं लर्निंग आफ्टर लर्निंग। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये NCF जो है कब लाया गया था, ये लाया गया था 2000 में, और कब तक चला, 2001 तक चला। ठीक है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था, NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि जो भी सिलेबस होगा इसी का देन है। ठीक है। और जो NCERT जो है वो NCF को मतलब बनाया था। अब देखते हैं ये जो है कॉन्सेप्ट क्या देता है, सर्व शिक्षा अभियान का कॉन्सेप्ट जो है NCF देता है। अब सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है, यानी कि सभी को एक समान शिक्षा देना। वो छात्र कोई भी ग्रुप का क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, या फिर उसका बैकग्राउंड रिच हो, या फिर पुअर फैमिली का हो, वो सरकार कुछ नहीं देखेगा, सबको शिक्षा देना ही है। ऐसी आधारित क्या हो गया था, स्कूलों में जो है किस प्रकार से बच्चों को एडमिशन दिलाया जाए उसके बारे में अधिक से अधिक प्रयास किया गया था। ठीक है। तो ये होता है NCF का मतलब जो काम हुआ था जब 2000 में ये लागू हुआ था। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट की ओर, NCF 2005 यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट और जो भी क्वेश्चन में आता है इसी से आता है, NCF 2005। अब देखिए इसका हेड कौन किया था, इसका हेड किए थे प्रोफेसर यशपाल जी ने। अब देखिए रिवर्स 1992 का भी क्या हुआ था, हेड कौन किए थे, प्रोफेसर यशपाल जी ने किए थे। और NCF 2005 का भी हेड कौन किए थे, प्रोफेसर यशपाल जी ने ही किए थे। अब देखते हैं NCF एक रूपरेखा प्रदान करती है। जो NCF का काम देखिए, अब NCF का काम क्या हो रहा है। ठीक है। NCF जो है एक रूपरेखा प्रदान करती है जिसमें टीचर और स्कूल उन अनुभव की योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होने चाहिए। अब देखिए इसमें गौर करने की बात क्या है कि इसमें देखिए टीचर और स्कूल लिखा गया है। अब टीचर तो हम समझ पा रहे हैं, शिक्षक हो गया, लेकिन स्कूल का मतलब क्या हो रहा है। इसमें स्कूल का मतलब ये हो गया कि टीचर के साथ साथ जो भी स्कूल में जो मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो भी सम्मिलित हैं उन सबको कहा जा रहा है। यानी कि हेडमास्टर हो गया, हो सकता है कि ग्राम अध्यक्ष हो गया,
या फिर जो जो सदस्य होते हैं जो कि स्कूल को मतलब बढ़ोतरी के लिए संगठन, जो विद्यालय संगठन के लिए जो जो भी उसमें सदस्य होते हैं, उन सबको मतलब स्कूल के अंडर में रखा जा रहा है। तो क्या काम करेगा कि वो लोग इस प्रकार से मतलब योजना बनाएगा जो लगता है कि बच्चों को दिया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी बैकग्राउंड में अगर पीछे रह जा रहा है तो उसका कारण क्या है, उसके जानने की कोशिश करेगा, और उस बच्चे को किस तरह से मतलब निदान किया जा सके उसके बारे में वो लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए एनसीएफ क्या काम करता है कि यह शैक्षणिक उद्देश्य, शैक्षणिक अनुभव, अनुभव संगठन और बच्चों का आकलन जैसे 4 मुद्दों को संबोधित करता है। एनसीएफ क्या करता है, शैक्षणिक उद्देश्य यानी कि जो शिक्षा में किस प्रकार का उद्देश्य है उसका शैक्षिक अनुभव, अनुभव संगठन और बच्चों का आकलन, यानी कि बच्चों को जो भी शिक्षा दिया जा रहा है उसका क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा क्या, और या फिर आकलन करेगा। इन 4 मुद्दों को क्या कर रहा है, वो संबोधित करेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के कुछ विचार निम्नलिखित है, यानी कि जो एनसीएफ जो भी चीज़ लाया गया था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दिया गया है, इसे जानना जरूरी है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। यानी कि एनसीएफ कहता है कि बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान दीजिए जो कि वो क्या करे, अपने विद्यालय के बाहर भी उस ज्ञान का प्रयोग कर पाए। ठीक है, यानी कि कभी कभी क्या करना चाहिए, बच्चों को इसके लिए हमें शैक्षणिक भ्रमण ले जाना चाहिए, ताकि मतलब जो भी हम सिलेबस में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो भी बुक में पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या करेंगे उसके आसपास वाली चीज़ में भी ले जाके उसे ठीक ढंग से उसे दिखा सकें कि भाई ये सब जो हम पढ़े हैं यही सब चीज़ है। अब चलिए, अगर हम कोई भी अगर बच्चों को अगर हम स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ेंगे तो क्या होगा, बच्चों का सोशल लाइफ से इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि जो बच्चे हैं जो हैं इसमें सोशल लाइफ से जुड़ जाएंगे, यानी कि सामाजिक इसमें वृद्धि हो जाएगी, सामाजिक विकास होने लगेगा इसमें बच्चों का। इसमें क्या होगा, बच्चों का सोशल लाइफ से इसमें जोड़ेगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि कक्षा की शिक्षा और परीक्षा को एकीकृत करना और इसे अधिक लचीला बनाना, यानी कि जो कक्षा में जिस प्रकार का टीचिंग दिया जा रहा है, टीचिंग मेथड अपनाया जा रहा है, उसे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लचीला करेंगे। और एग्जाम जो भी लिया जाएगा उसे हम क्या करेंगे, एग्जाम का माहौल इस तरह से नहीं रखेंगे ताकि बच्चा क्या करे, उसमें भयभीत हो जाए। हम उसे इस प्रकार से रखेंगे ताकि बच्चों को क्या करेंगे कि मतलब उन्हें लगेगा कि बच्चों को कि कुछ भी चीज़ नहीं है, आराम से एग्जाम देंगे और आराम से आएंगे बस। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, बच्चों के समग्र विकास। समग्र विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चों के समग्र विकास करने के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना है, यानी कि देखिए बच्चों का समृद्ध विकास किस प्रकार से होगा, अगर हम पढ़ाई के साथ साथ अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी अगर बच्चों को देंगे तो बच्चों में क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया एनसीएफ ने कि बच्चों को क्रियाकलाप आधारित शिक्षण हम लोग देंगे। अब देखिए चलिए हम लोग जानते हैं कि क्रियाकलाप आधारित शिक्षण क्या होता है। अब जैसे देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, देखिए पहला पिक्चर में देखिए, ठीक है, ये रहा हमारा पहला पिक्चर। इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी देखिए क्रियाकलाप आधारित पाठ्य योजना बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ की फिर पढ़ाई किया जा रहा है। इसमें देखिए एक टीचर है और ये क्या है, मैडम है जी। ठीक, इसमें देखिए बच्चे इसमें क्या किए हैं, गोल घेरा करके खड़े हैं। अब शायद हो सकता है कि जो टीचर्स जो हैं बच्चों को शायद पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा रहे होंगे, तो क्या करेंगे, क्रियाकलाप करके दिखाएंगे कि भाई ये क्या है, ये पौधा है, मान लीजिए पौधा है, उसमें जड़ हो गया, नीचे में ये पत्ते हो गए, ऊपर में देखिए ये फूल हो गया। इस प्रकार से बच्चों को दिखाएंगे ताकि क्या होगा, बच्चों में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगा कि जो किताब में दिया गया है वो मतलब क्या करिए, अपने आंखों के द्वारा वो देखेंगे। तब क्या होगा, अगर ऐसी चीज़ अगर इस प्रकार से क्रियाकलाप के द्वारा अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, उस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे और अधिक देरी तक क्या करेंगे, उसे समझ कर रखे रहेंगे, भूलेंगे नहीं आसानी से। अब देखिए दूसरा पिक्चर में, देखिए ये दूसरा पिक्चर हो गया। ठीक है, इसमें देखिए मैडम क्या कर रही है, एक ग्लोब का मानचित्र, ग्लोब ले लिया है, उसमें शायद वो अपना कुछ देश का नाम दिखा रही है। बच्चों यहाँ पर सामने में घेरे हुए हैं, देख रहे हैं। इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, शायद ज्योग्राफी पढ़ा रही होगी। ज्योग्राफी का जो जानते हैं, ज्योग्राफी में क्या होता है, मैप का यूज होता है, ग्लोब का यूज होता है। तो उसी आधारित क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्रियाकलाप करके दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम कोई भी देश को ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे कौन देश से, कहाँ से किस जगह से नदी निकल रहा है, ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, ग्लोब के द्वारा, मानचित्र के द्वारा हम दिखा सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं कि क्रियाकलाप आधारित शिक्षण। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। बच्चे एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 5 देखिए, बच्चे कार्य में इन्वॉल्व होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी क्रियाकलाप आधारित अगर कोई पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट लेने से क्या हो जाएगा, बच्चे उसमें इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि बच्चे जो हैं उस पाठ में क्या करें, अपना भागीदारी निभाएंगे। अगर भागीदारी निभाएंगे तो क्या होगा, बच्चे उस ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और क्या होगा, बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे। ठीक है,
क्योंकि क्रियाकलाप में क्या होता है कि एक बच्चे से तो नहीं होता है, क्योंकि एक ग्रुप को पूरा लिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलेंगे और अपना ज्ञान का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चे जो है एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पढ़ाई रटने की तरह ना हो, यानी कि पढ़ाई को इस तरह से बनाया जाए कि बच्चे जो है उसे बोझ ना समझे, यानी कि उसे रटने का जो बात किया जाता है वो रटने से दूर रहे। ऐसे नहीं कि टीचर उसे कहेंगे कि कल तक तुम्हें ये सब चीज़ याद हो जाना चाहिए, ये सब जो बात है रटने की जो बात है वो एकदम नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, एनसीएफ 2005 जो है बाल केंद्रित पर आधारित थी। अब देखिए बाल केंद्रित क्या होता है, ठीक है, बाल केंद्रित क्या होता है, यानी कि बाल पर केंद्रित, यानी कि बच्चों पर केंद्रित होता है। जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा वो बाल आधारित होना चाहिए, यानी कि बालक आधारित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले क्या होता था कि टीचर्स जो पढ़ा दिए बस वो हो गया, बच्चों को वहीं पढ़ना है वहीं लिखना है। लेकिन अब क्या किया जाता है कि बच्चों के अनुसार ही जो है टीचर पढ़ाया जाता है, क्योंकि एनसीएफ क्या बोलता है कि शिक्षक जो है वो बच्चों के लिए ही है। ठीक है, लेकिन बच्चे जैसे चाहेंगे वैसे ही टीचर को पढ़ाना होगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, जो एनसीएफ जो है बाल केंद्रित पर बल देता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम एनसीएफ के बारे में पूरी अच्छी तरह से जाने। अब हम नेक्स्ट क्लास में आरटीई के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।